हेलो दोस्तों, कैसे हो? मज़े में? गुड इवनिंग। सॉरी, हमने एसएसटी क्लास स्टार्ट की थी भारत का राष्ट्रवाद, लेकिन वो बीच में रुक गई कारणवश। अब आपकी कंटिन्यू क्लास होगी और हम अब टॉपिक वाइज चलेंगे, जो मैं आगे समझाऊंगा किस हिसाब से। मेरा मकसद है आपको एग्जामिनर कहीं से भी पेपर बना ले, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हंसते हुए पेपर को करें। चलो ठीक है, ये चीज़ें हमारी साल भर चलती रहेगी। अब हम जो पीछे जो पढ़ा था उसको एक बार 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव और स्नेह की भावना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, भारत में अगर बिहार में बाढ़ आ रही है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है मदद के लिए। अभी भारत में इतनी भाषा बोली है, फिर भी एकजुट है। यही राष्ट्रवाद है। साधारण शब्दों में कहे तो देश के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद है। अब हम थोड़ा उसको देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप में, और यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म ही नहीं हुआ। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र राज्य की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? यूरोप में। यूरोप में भी सबसे पहले हम देखते हैं, यूरोप में बहुत बड़ा, इतना यूरोप बड़ा है, लेकिन पर्टिकुलर एक स्थान जहाँ से ये शुरुआत हुई वो थी फ्रांस। और फ्रांस में 1789 की जो क्रांति थी उसको ही राष्ट्रवाद, उस क्रांति से राष्ट्रवाद की जानकारी पड़ती थी। अब फिर भारत। अब भारत में देखो, वैसे हमें 1920 के दशक से पहले का बुक में बोर्ड ने बोल रखा है कि 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिससे राष्ट्रवाद जन्म हुआ। तो पहले आते हैं 1857 क्रांति। वहाँ कुछ राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। फिर 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, तो लोगों के मन में भावना जागी। फिर कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो उसने भी राष्ट्रवाद की भावना जगाने का कार्य किया। और फिर सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो इसका इतना भारी विरोध हुआ, इतना भारी विरोध हुआ कि देश की दो सॉरी देश में इतना भारी विरोध हुआ कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उसमें बंगाली विभाजन को रद्द किया गया। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक चलता है। फिर 1915 में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। फिर 17 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, इंडिया में प्रथम सत्याग्रह किया चंपारण, नील की खेती के विरुद्ध। ये तीन खटिया प्रणाली बोलते थे। तीन खटिया प्रणाली का मतलब, अगर किसी किसान के पास जो जमीन है उसमें 1/3 यानी 4 हिस्से में 3 हिस्से पर वो नील की खेती करेगा, क्योंकि नील की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी और उस नील से ज़मीन बंजर होती जा रही थी और उनको उपज के अच्छा दाम भी नहीं मिल पा रहा था। तो इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, पहला सफल रहा। दूसरा खेड़ा, गुजरात, गुजरात में लगान के विरुद्ध सत्याग्रह किया किसानों के साथ, वो भी सफल रहा। 1918 में अहमदाबाद में मील मजदूरों के साथ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, प्लेग और बोनस के खिलाफ। बोनस नहीं मिल रहा था, तो वहाँ भी वो सफल रहे। फिर ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग की गई इसी दौरान, यानी कि स्वशासन की। 1919 में एक खतरनाक एक्ट आता है जिसका नाम था रोलेट एक्ट। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो पूरे देश को झकझोर के रख दिया। फिर है मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद
बंधुओं ने, शौकत अली बंधु। फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें खिलाफत आंदोलन में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चला सके। 1 जनवरी 1921 को आंदोलन की शुरुआत। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में सबसे जो महत्वपूर्ण वो कारण है, हम देखते हैं कि आधुनिक जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है औपनिवेशिक परिघटनाएं। यानी कि जहाँ जहाँ उपनिवेश थे, चाहे इंग्लैंड के हो चाहे फ्रांस के हो, किसी भी देश के जहाँ जहाँ उपनिवेश थे वहाँ वहाँ पर ऐसी परिघटनाएं मतलब घटनाएं हुई जिनके कारण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। फिर हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध ने कैसे प्रभाव डाला। मैंने बताया था ना कि आप भी अगर तैयारी करो और नोट्स बना रहे हो तो उनको डेस्क्रिप्टिव मत बनाना, उनको पॉइंट टू पॉइंट बनाना, जैसे मैं भी बता रहा हूँ। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भी भाग लिया मित्र राष्ट्रों की तरफ से, और ये हार गए। तो इस युद्ध से राष्ट्रवाद की भावनाओं को कैसे जन्म मिला, तो इसके बारे में पहला कारण है कि विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। क्योंकि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में कुछ अलग ही राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बन गई। इसके कारण रक्षा व्यय में बढ़ोतरी हो गई। तो इस खर्च को पाने के लिए लगान कर में बढ़ोतरी की गई, स्टाम्प एक्ट लगा दिया गया, यानी कि हर चीज पर कर लगा दिया गया। कहने का मतलब नमक पे भी कर लग गया। फिर जो कीमत थी किसी वस्तु की वो दोगुनी हो गई। 1919 से 20 और 21 में भारत के लगभग हिस्से में फसल खराब हो गई, इसलिए वो लगान चुकाने में असमर्थ हो गए। भूखमरी के हालात पैदा हो गए। उसी समय एक महामारी फैल गई, फ्लू महामारी, जिससे लगभग फ्लू महामारी और भूखमरी से लगभग 1,20,000 से 1,30,000 लोगों की मौत हो गई, जो 2021 की जनगणना में बताया गया। गाँव में रोष इसलिए फैल गया कि युद्ध के विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए जबरन सिपाहियों की भर्ती की गई। इस कारण गाँवों में भी रोष फैल गया। तो लोगों ने समझा कि युद्ध के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन लोगों का सोचना गलत था, बल्कि इससे विपरीत हो गया। लोगों को और ज़्यादा भारी कष्ट से गुजरना पड़ा। तो ये राष्ट्रवाद की या लोगों को एकजुट होने में प्रथम विश्व युद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इसी समय एक ऐसे नेता का आगमन होता है जो इस आंदोलन या इसको नए तरीके से पेश करना चाहता था। तो आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। इससे पहले उसने महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के विरुद्ध सफल प्रयोग किया सत्याग्रह का। और वो जो प्रयोग किया वो उसी को हम सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति, यानी कि सत्याग्रह एक विचार, अपने टॉपिक का क्या टाइटल है, सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह के विचार की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज है, यानी शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज है। कहने का मतलब इसमें अहिंसा नहीं करनी है, बल प्रयोग नहीं करना है, अपने मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना देना है। कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करने की जरूरत जिसमें हिंसा हो। तो महात्मा गांधी सोचते थे कि जो सामने वाले
यानी कि उत्पीड़क से मुकाबला करने की अपने आप शारीरिक बल मतलब उससे शारीरिक बल से जैसे गांधी जी मानते थे कि जो आप पर अत्याचार कर रहा है उससे शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कहने का मतलब सत्याग्रह शारीरिक नहीं है, ये मानसिक शक्ति है। इसमें प्रतिशोध, सत्याग्रह में प्रतिशोध और आक्रामकता का कोई स्थान नहीं है। यानी कि यह बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से चलने वाला आंदोलन है। महात्मा गांधी मानते थे कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधेगा। यानी कि महात्मा गांधी का विचार था कि अगर अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि सत्याग्रह में अहिंसा का कोई स्थान नहीं है, तो अगर अहिंसा का ये धर्म सभी, यानी कि जो अहिंसा का मार्ग है जो महात्मा गांधी चाहते थे, अहिंसा का मार्ग है कि ये सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध देगा। तो इस तरह ये एक सत्याग्रह अपने टॉपिक था, सत्याग्रह का विचार। तो सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि ये शारीरिक नहीं था, शारीरिक बल प्रयोग की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ मानसिक तौर पे मजबूत होना चाहिए। इसमें हिंसा का स्थान नहीं है, ये अहिंसात्मक है। तो ये था सत्याग्रह का विचार। अब महात्मा गांधी ने मान लिया कि अहिंसा ही एक ऐसा रास्ता है जो सभी को एकजुट कर सकता है। तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग करना शुरू किया। पहले भारत में घूमे, भारत की स्थिति का पता लगाया, फिर उन्होंने प्रथम सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किया। अब क्यों किया? बिहार में चंपारण के किसान परेशान थे, किसके लिए? तीन खटिया पद्धति के लिए। अब ये तीन खटिया पद्धति क्या है, बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज, तीन खटिया प्रणाली वो प्रणाली है कि आपके भूमि के 4 हिस्से हैं, तो उनके 3 हिस्सों में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोप में नील की बहुत ज़्यादा मांग थी। इसी को तीन खटिया पद्धति कहा गया। किसान इसलिए परेशान था, ना तो उनको अच्छे मूल्य मिल रहा था, और ये नील उनकी खेती को या ज़मीन को बंजर बना रही थी। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने किसानों के साथ मिलकर सफल सत्याग्रह का प्रयोग किया और यहाँ सफल रहे। फिर 1917 में ही महात्मा गांधी ने खेड़ा, गुजरात में लगान के मामले में किसानों के साथ सत्याग्रह किया और वो भी सफल रहा। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर मालिकों के बीच जो विवाद था 15% बोनस से संबंधित, उसमें भी महात्मा गांधी ने मजदूरों का साथ दिया और सत्याग्रह किया और वो भी सफल रहा। तो इन सत्याग्रहों के सफल होने से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। हो भी क्यों ना, 3 सत्याग्रह उन्होंने सफल प्रयोग कर लिए। फिर उसी समय एक ऐसी घटना होती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जिसमें महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो असफल होता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1919 के रोलेट एक्ट। तो महात्मा गांधी अपनी कामयाबी से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने 3 सत्याग्रह सफल प्रयोग किए। तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध भी महात्मा गांधी पूरे भारत में सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहते थे। ये तो हुआ महात्मा गांधी 1919 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहते थे। ये तो हुआ महात्मा गांधी से।
अब हमें ये जानना है कि आखिर 1919 का रोलेट एक्ट है क्या, जिससे पूरे देश में भय और तनाव का माहौल है, लोग हड़ताल जुलूस ये सब निकाल रहे हैं, इसको विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 1919 के रोलेट एक्ट के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में हमें जानना है। तो रोलेट एक्ट एक जल्दबाजी में पारित किया हुआ कानून था। पहली बात, इसको पारित किसने किया? इम्पेरियल लेजिस्टिव काउंसिलिंग ने, जो वहाँ की इंग्लैंड की कोई संस्था थी, इम्पेरियल लेजिस्टिव काउंसिलिंग द्वारा इसे जल्दबाजी में पारित किया गया। अब ये कानून ऐसा क्या था, हमें सोचने को मजबूर करता है कि ये कानून ऐसा क्या था कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो दोस्तों बच्चों, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने। पहला, ये ध्यान रखना, रोलेट एक्ट का उद्देश्य पहला था राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना, और दूसरा था राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के चलाए जेल में रख सकते थे। तो इसे क्या समझे कि इसका उद्देश्य था, वो था कि कोई हिंसा ना करे, जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको आसानी से कुचला जा सके। मतलब उन्होंने कानून बना दिया कि वो अंग्रेजों को फ्री हैंड, यहाँ के जो शासन कर रहे थे अंग्रेज, उनको फ्री हैंड कर दिया। पहले कहने का मतलब कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचल सकते हो आप बिना किसी प्रेशर के। दूसरा, उनको 2 साल, कितने साल? 2 साल बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते हो। तो कहने का मतलब इससे अंग्रेजों को, यहाँ जो थे उनको सबको फ्री हैंड कर दिया इस कानून के द्वारा। महात्मा गांधी ने इस कानून को बहुत अन्यायपूर्ण माना, देश में भारी विरोध हुआ और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन है ना, वो एक तो ये बनता है कि रोलेट एक्ट को किसने पारित किया? इम्पेरियल लेजिस्टिव काउंसिलिंग ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है रोलेट एक्ट भारत कब आया? 1919। तीसरा क्वेश्चन बनता है रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में रख सकते थे। ये चीज़ हम फिर महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल करने की चेतावनी दी अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध। तो महात्मा गांधी ने, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ कब हड़ताल शुरू की? तो वो है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध हड़ताल शुरू कर दी। अब ये देखो कि हड़ताल के दौरान क्या क्या हुआ। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि आप पैराग्राफ को पढ़ने के बजाय, पैराग्राफ पढ़ो आप, स्कूल में भी पैराग्राफ आपको वो पढ़ाया गया है, लेकिन उससे पॉइंट निकालो। अब जैसे मान लो मैंने निकाला है कि पहले महात्मा गांधी उत्साहित थे, तो इसके लिए रोलेट एक्ट के लिए पूरे देश में सत्याग्रह चलाना चाहते थे। फिर रोलेट एक्ट भारत कब आया और किसने पारित किया? 1919 में आया, इम्पेरियल लेजिस्टिव काउंसिलिंग ने इसे पारित किया। फिर अगला पॉइंट बनाओ, उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था राजनीतिक गतिविधियों को चलना और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के जेल में रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर देशव्यापी हड़ताल कब शुरू हुई? महात्मा गांधी ने कब ऐलान किया? तो वो था 6 अप्रैल। तो इस तरह आप बुक पढ़ रहे हो तो इस तरह उनसे पॉइंट निकालो।
ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। एक चीज़ बताओ, तो एक तो पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे आप, पूरे पन्ने को पढ़ोगे, एक उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट बना लिया आपने, जैसे मैंने अभी बताए हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करने के लिए और समझने के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आप पॉइंट निकालिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलो अब देखते हैं कि हड़ताल हो गई 6 अप्रैल को, गांधी जी ने घोषणा कर दी। अब हड़ताल के दौरान क्या क्या हुआ, हमें वो देखना है कि हड़ताल के दौरान क्या क्या हुआ। तो पहला तो है रैली और जुलूस निकाले गए, उनका आयोजन किया गया रैलियों और जुलूसों का। दूसरा है रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले कामगारों ने हड़ताल कर दी। दूसरा कारण था रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले ने हड़ताल कर दी। दुकानें बंद हो गई सभी। फिर रेलवे और टेलीग्राफ संचार के साधन सब ठप हो गए। तो इससे अंग्रेज भयभीत हो गए, क्योंकि रेलवे भी बंद हो गया और संचार का जो साधन उस टाइम में टेलीग्राफ था वो भी ठप हो गया। तो इससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए और उन्होंने राष्ट्रव्यापी दमन शुरू कर दिया। सभी लोग हड़ताल शांतिपूर्वक अहिंसात्मक कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। तो अमृतसर में बहुत सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया। कहाँ? अमृतसर में बहुत सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया। और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, यानी कि 10 अप्रैल को, 6 अप्रैल को हड़ताल का ऐलान हुआ, 10 अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। मतलब गोलियां चला दी। तो लोग और भड़क गए और उन्होंने रेलवे, डाकघर और बैंकों, रेलवे स्टेशनों पर इन पे हमला कर दिया, क्योंकि वो भड़क गए। फिर पूरे वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया गया पंजाब में, और उसकी जो कमान थी मार्शल लॉ वो दे दी जनरल डायर को। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो थे कार्यक्रम कि इस दौरान रॉलेट एक्ट के विरोध में जो हड़ताल शुरू हुई उसमें क्या क्या कार्यक्रम हुए, कहाँ कहाँ हड़ताल हुई। और अमृतसर में गोली चला दी गई, शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे। तो फिर हिंसा भड़क गई, उन्होंने बैंक, रेलवे स्टेशन, डाकघरों, इन सब पर हमला कर दिया। तो इतना सब होने के बाद अंग्रेज सरकार ने और दमन करना स्टार्ट कर दिया गया, दमनकारी नीति अपनाई। तो और मार्शल लॉ लागू कर दिया, जो ये समझो अपने शरण धारा 144 होती है उस हिसाब से इकट्ठे नहीं हो सकते लोग। और कमान किसको दे दी? जनरल डायर को। अब है एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है इसके अंदर, वो महत्वपूर्ण मोड़ है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसने पूरे देश में हिंसा फैला दी। जलियांवाला बाग एक स्थान है जिसमें लोग शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए। क्यों? बैसाखी का पर्व था, तो लोग शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए। ये मैदान जो जलियांवाला बाग मैदान है, ये चारों तरफ से बंद था, सिर्फ एक ही रास्ता था। इसमें कुछ रॉलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन करने वाले भी थे। तो उसी समय जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी। क्यों? क्योंकि इस मैदान से भागने या निकलने का कोई अलग रास्ता नहीं था। तो
तो इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, यानी कि एक निर्मम हत्याकांड हम कह सकते हैं। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किसने किया? जनरल डायर के आदेश पर। इकट्ठा किस कारण हुए थे? बैसाखी का पर्व था, और दूसरा कुछ रोलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के लिए भी। तो अंदाज में पारे ये बात जब उत्तर भारत में पहुंची तो यहाँ पर लोगों ने तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी, रैलियां जुलूस निकालना शुरू कर दिया, सड़कों पर आ गए। तो गवर्नमेंट इन्हें अपमानित और निर्ममता से कुचलने लगी, यानी कि और भी ज़्यादा अत्याचारी हो गई। हिंसा को जैसे हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि जलियांवाला बाग की उत्तर भारत में मिलते वहाँ भी लोग भड़क गए, तो अंग्रेज़ों ने और भी दमनकारी चक्कर चालू कर दिया गया। हिंसा को फैलते हुए देख, यानी कि इतनी चारों तरफ हिंसा फैल गई, तो हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को वापिस ले लिया। अब ये देखते हैं कि हिंसा होते ही महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। रोलेट एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, आंदोलन बहुत बड़ा था, लेकिन ये कहाँ तक सीमित था? शहरों और कस्बों तक। कहाँ था? शहरों और कस्बों तक ही सीमित रह गया, यानी कि गाँवों तक नहीं फैला। तो महात्मा गांधी ने अब एक नए ढंग से चलाने का विचार किया, और वो समझ गए कि सभी समुदायों को साथ लेकर आंदोलन करने से ही हम सफल होंगे। तो उस समय ऑटोनमस साम्राज्य यानी टर्की में खिलाफा के सम्मानित पद को अपमानित किया गया। इसके विरुद्ध मुसलमान भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। तो इस अवसर का लाभ उठाना महात्मा गांधी ने उचित समझा, और उनके खिलाफत आंदोलन में सहयोग करने और उनका असहयोग आंदोलन में सहयोग लेना, ये महात्मा गांधी को अच्छा लगा। तो बच्चों, कल हम देखेंगे इसके आगे की कड़ी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, पहले उसकी रूपरेखा बनाएंगे, कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि इतना घटनाक्रम होने के बाद फिर हम असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तार से समझेंगे। ओके, अब हमारी कंटिन्यू क्लास रहेगी, और जो मैंने बताया है पॉइंट टू पॉइंट निकालने की कोशिश करो, और मतलब पॉइंट टू पॉइंट निकालने की कोशिश करो। और जब आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो कहीं भी, तो वहाँ पे आपका माइंड सेट होना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से हर लाइन में से, जैसे इस लाइन में से कोई क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है। अब जैसे मैंने बता दिए रोलेट एक्ट में ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन मैंने बता दिए, इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर मान लो, क्योंकि उसमें निबंधात्मक में तो रोलेट एक्ट के बारे में पूछेगा नहीं, पूछेगा तो वो सम्मिलित पूछेगा किसी असहयोग आंदोलन रोलेट एक्ट से संबंधित। और अगर 2 नंबर के या 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया, क्योंकि मैंने भी पॉइंट ही निकाले हैं, पॉइंट जो बताए हैं उस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, आपके पूरे नंबर आएंगे। मैं आपका साथ हूँ, और आपका सहयोग चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। मेरा मकसद रहेगा आप एग्ज़ाम से पहले इतने परफेक्ट हो जाओ कि एग्ज़ाम की कोई टेंशन ही ना रहे। ओके, धन्यवाद।